नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग टुडे ऑनलाइन ऐप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करना चाहेंगे ब्लैडर इरिगेशन के बारे में। तो देखिए, ध्यान दें, ब्लैडर इरिगेशन एक वो प्रोसीजर है जहां पर ब्लैडर या यूरिनरी ब्लैडर को फ्लश आउट करते हैं सॉल्यूशंस का यूज करके, डिफरेंट टाइप सॉल्यूशंस का यूज करके, और इसी प्रोसीजर को हम लोग ब्लैडर इरिगेशन बोल सकते हैं। तो सबसे पहले ब्लैडर इरिगेशन की बेटा हम लोग बात करना चाहेंगे डेफिनेशन के बारे में। तो डेफिनेशन के अंतर्गत आप बताएं फ्लश आउट टू द यूरिनरी ब्लैडर बाय यूज ऑफ स्पेसिफिक सॉल्यूशंस। तो देखिए बेटा, आप ध्यान से सुने कि यूरिनरी ब्लैडर को हम लोग इरिगेट कर रहे हैं, और ये वो प्रोसीजर है जहां पर ब्लैडर को फ्लश कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं, और क्लीन कर रहे हैं जहां पर हम विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रकार के सॉल्यूशंस का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करना चाहेंगे कि ब्लैडर जो बेटा हम लोग इरिगेशन करना चाहते हैं, तो बेसिक हमारा पर्पस क्या है जिससे कि हम ब्लैडर को इरिगेट कर सके। तो देखिए, ध्यान से सुने कि ब्लैडर इरिगेशन जो हम लोग करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहला पर्पस या इंपॉर्टेंट पर्पस तो यही है कि रिमूव द प्लस एंड ब्लड क्लॉट आफ्टर द सर्जरी। तो सबसे पहले आप यहां पे बताएं कि पर्पस जो ब्लैडर इरिगेशन का है, तो पहला या इंपॉर्टेंट जो पर्पस आप बताएंगे, तो आप ये कह सकते हैं रिमूव टू द ब्लड क्लॉट, पस और म्यूकस। तो देखिए बेटा, ध्यान से सुने कि पर्पस बहुत से हैं, लेकिन उनके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण पर्पस अगर हम बताते हैं ब्लैडर इरिगेशन का, तो आप यहां कह सकते हैं कि ब्लड क्लॉट अगर कोई सर्जरी के बाद है, किसी भी प्रकार का इंफेक्शन के कारण पस फॉर्मेशन हो रहा है, या म्यूकस अगर कलेक्ट हो रहा है, तो उसको हम बाहर निकालना चाहते हैं ब्लैडर से, और वही प्रोसीजर हमारा ब्लैडर इरिगेशन कहलाता है। तो यहां आप बताएं। इसके अलावा नेक्स्ट पर्पस की अगर हम बात करें, तो आप यहां पे कह सकते हो प्रिवेंट, या कह सकते हो ट्रीटमेंट टू द इन्फेक्शन। तो आपने यहां पे बताना है ट्रीटमेंट टू द इन्फेक्शन। अगर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन यूरिनरी ब्लैडर में है, तो उस कंडीशन में कई बार हम लोग यहाँ इंस्टिलेशन करते हैं, दवा डालते हैं, तो उससे भी पहले हम लोग ब्लैडर को इरिगेट कर सकते हैं, प्रॉपर क्लीनिंग कर सकते हैं। तो ये आप बता सकते हैं। इसके अलावा तीसरा पॉइंट आप यहां पर बताएं, रिड्यूस इन्फ्लेमेशन टू द यूरिनरी ब्लैडर। कि यूरिनरी ब्लैडर में अगर किसी भी प्रकार का इन्फ्लेमेशन है, तो उस इन्फ्लेमेशन की कंडीशन से भी हम पेशेंट को आराम दिलाना चाहते हैं। और इन्फ्लेमेशन अगर यूरिनरी ब्लैडर में होता है, तो उस कंडीशन को हम लोग सिस्टाइटिस के नाम से जानते हैं। तो आप ध्यान दें, कई बार एग्जामिनर ये भी कह सकता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस्टाइटिस। तो सिस्टाइटिस आप कह सकते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। और अगर किसी भी पेशेंट को सिस्टाइटिस की कंडीशन है, तो ऐसी स्थिति के अंदर आप यूरिनरी ब्लैडर को इरिगेट कर सकते हो और पेशेंट को आराम दिलवा सकते हैं। अब इस टॉपिक का जो सबसे हाईलाइट या मेन जो पॉइंट आता है, वो आप ध्यान दें कि इस ब्लैडर इरिगेशन के अंदर उपयोग लिए जाने वाले सॉल्यूशंस कौन से हैं, और उस सॉल्यूशन का उपयोग किस किस प्रकार की कंडीशंस में कर सकते हैं। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, आप लोग अलग अलग बुक्स पढ़ते हैं, कोई एनक्लेक्स पढ़ रहा है, कोई सिस्टर नैन्सी पढ़ रहा है, या और भी प्रोसीजर्स की बुक आती है जो आप लोग पढ़ते हैं, लेकिन किसी भी के अंदर बुक के अंदर आपको प्रॉपर डिस्क्रिप्शन मिलने वाला नहीं है। जबकि एग्जाम में कोई सिलेबस तो दिया हुआ नहीं है कि इस बुक से पूछेंगे, तो आपको तो सभी कुछ पता होना चाहिए। तो हम लोग यहां बात करना चाहेंगे कि सॉल्यूशंस जो कि हम लोग ब्लैडर इरिगेशन में उपयोग लेकर के चलते हैं। तो देखिए, ध्यान दें, ब्लैडर इरिगेशन के अंदर उपयोग होने वाले सॉल्यूशंस जिनकी हम लोग बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपने नाम सुना होगा डिस्टिल वाटर, नॉर्मल सलाइन। तो देखिए, ध्यान दें, सॉल्यूशंस जो कि ब्लैडर इरिगेशन के अंतर्गत हम लोग उपयोग लेकर के चल रहे हैं, इसके अंतर्गत सबसे पहला नाम आप यहां पे ले सकते हो डिस्टिल वाटर।
आप यहां पर नाम ले सकते हो नॉर्मल सैलाइन। अब देखिए बेटा ध्यान दें कि डिस्टिल वाटर जनरली हम यूज करते हैं, लेकिन डिस्टिल वाटर एक कॉमन सॉल्यूशन नहीं है जिसके द्वारा ब्लैडर को इरिगेट किया जा सकता है। अब नॉर्मल सैलाइन की बात करें तो एग्जामिनर आपको कह सकता है कि सबसे कॉमन है सॉल्यूशन जो कि ब्लैडर इरिगेशन में यूज किया जाता है, तो आप नाम ले सकते हैं नॉर्मल सैलाइन। तो यहां बताएं कि नॉर्मल सैलाइन और नॉर्मल सैलाइन सबसे कॉमनेस्ट सॉल्यूशन है जिसका उपयोग हम लोग ब्लैडर इरिगेशन में करते हैं। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, जब एग्जामिनर प्रश्न पूछने पर आता है तो आपको विभिन्न प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है। जैसे उदाहरण के रूप में मैं आपको यहां बताना चाहूंगा, अब एग्जामिनर आपको कहेगा कि व्हाट इज द सॉल्यूशन आर यूज्ड बाय द नर्स फॉर ब्लैडर इरिगेशन when sodium is contraindicated, sodium is restricted to a client for bladder irrigation। सीधा सीधा मतलब यही है कि अगर एक मरीज जिसको कि हम सोडियम यूज ही नहीं कर सकते और ब्लैडर इरिगेशन करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में कौन सा सॉल्यूशन है जो बेटा हम ब्लैडर इरिगेशन में उपयोग लेंगे। अब ऑप्शन में तो आपको डिस्टिल वाटर भी देगा, आपको नॉर्मल सैलाइन भी देगा या और भी देगा, लेकिन आपको यहां पे ध्यान देना है अगर सोडियम रिस्ट्रिक्टेड है तो ऐसी स्थिति में हम लोग यूज कर सकते हैं 5% डेक्सट्रोज इन वाटर। याद ध्यान दें 5% डेक्सट्रोज इन वाटर हम लोग यूज करके चलेंगे, और 5% डेक्सट्रोज जो वाटर के अंदर आप लोग यूज करते हैं ये हम लोग ब्लैडर इरिगेशन में तब यूज करेंगे जब आप कह सकते हैं व्हेन सोडियम इज रिस्ट्रिक्टेड। कि सोडियम मतलब नॉर्मल सैलाइन में सोडियम क्लोराइड ही तो है, और अगर हम सोडियम यूज नहीं कर सकते या नॉर्मल सैलाइन यूज नहीं कर सकते तो ऐसी स्थिति के अंदर आपने उपयोग लेना पड़ेगा 5% डेक्सट्रोज इन वाटर। तो एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रॉपर रूप से आप ध्यान दे सकते हैं। इसके अलावा इसी पॉइंट को हम दूसरे तरीके से भी मॉडिफाई कर सकते हैं। देखिए ध्यान दें, अब यहां पर आप लोगों ने बहुत बुकें पढ़ी होगी, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं एनक्लेक्स। एक प्रश्न मैं आपको फिर इसी सॉल्यूशन से रिलेटेड यहां बताना चाहूंगा। आप यहां पे ध्यान दें कि सबसे पहले अगर आप एग्जामिनर आपको दूसरा प्रश्न पूछ रहा है, वो कह रहा है कि ऐसा कौन सा सॉल्यूशन है जो ब्लैडर इरिगेशन के लिए हम उपयोग लेंगे TURP सर्जरी प्रोसीजर के दौरान। मतलब कहने का यह है जब ट्रांस यूरिथ्रा रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट की सर्जरी हम करते हैं तो उस प्रोसीजर के दौरान भी हम लोग पेशेंट को इरिगेशन करते हैं। और मैं आपको यहां पर बता दूं कि जब हम प्रोसीजर कर रहे हैं कौन सा TURP, तो ऐसी स्थिति के अंदर तो वहां चाहिएगा ग्लिसरॉल। ध्यान दें, तो आपने यहां पे बताना है नेक्स्ट जो सॉल्यूशन आप बता रहे हैं वो आप बताओ ग्लिसरॉल यूज करेंगे, और ग्लिसरॉल हम यूज करेंगे ड्यूरिंग सर्जरी ऑफ TURP फॉर ब्लैडर इरिगेशन। जब हम सर्जरी कर रहे हैं उसके दौरान अगर इरिगेशन करते हैं तब तो बेटा ग्लिसरॉल चाहिए। लेकिन अगर एग्जामिनर ने आपको कहा कि TURP की सर्जरी के बाद ब्लैडर को इरिगेट करना हो तो फिर बेटा ग्लिसरॉल नहीं आएगा, फिर वापस से वहां पर नॉर्मल सैलाइन आएगा। बात समझ में आ रही है? मतलब TURP की सर्जरी के दौरान यूज करेंगे तो ग्लिसरॉल, और TURP की सर्जरी के बाद यूज करेंगे तो नॉर्मल सैलाइन। और कॉमनेस पूछे तो भी नॉर्मल सैलाइन है, लेकिन कंडीशंस आप समझ लें, वो पहले पूछ रहा है, बीच में पूछ रहा है या बाद में पूछ रहा है, या उस कंडीशन में पूछ रहा है जब पेशेंट को सोडियम रिस्ट्रिक्टेड है। तो यहां बता सकते हैं ग्लिसरॉल तो कब यूज कर रहे हैं जब TURP की सर्जरी, और यहां हम लोगों ने बताया नॉर्मल सैलाइन तब यूज कर रहे हैं जब पेशेंट को TURP की सर्जरी हो चुकी है, उसके बाद भी हम ब्लैडर इरिगेशन करना चाहते हैं। तो आप देखिएगा सॉल्यूशन रिलेटेड पॉइंट कितना महत्वपूर्ण है, जहां पर आपको विभिन्न प्रकार के प्रश्न हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब ध्यान दें, इसी से रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा। अब हमने यहां पर 2-3 चीजें रट ली, डिस्टिल वाटर यूज कर सकते हैं, NS यूज कर सकते हैं, ग्लिसरॉल यूज कर सकते हैं, ये बहुत से पॉइंट आपने बताए। लेकिन आपको पता है एग्जामिनर तो आपसे 2 कदम आगे जाकर के बात करता है। एग्जामिनर तो अब देखिएगा
इसीलिए जब भी हम कहते हैं तो हम कहते हैं कि कोई भी एग्जाम देते समय आराम से एग्जाम दें, प्रश्नों को पूरा पढ़ें। जब तक प्रश्न पूरा पढ़ेंगे नहीं, आपको प्रॉपर बात समझ में आने वाली नहीं है। ऑप्शंस प्रॉपर देखें तभी आपको प्रॉपर बात समझ में आएगी। अब इसी का एक छोटा सा एग्जांपल फिर आपको देता हूं, ध्यान दें। मान लीजिए एग्जामिनर ने फिर आपसे कहा कि एक पेशेंट है जिसको कि हम ब्लैडर इरिगेशन करना चाहते हैं, तो कौन सा सॉल्यूशन यूज करेंगे। अब इतना ही पढ़ते ही तो आप एनएस ढूंढने लगोगे और चीजें ढूंढने लगोगे, लेकिन नहीं, आप पूरा पढ़ें। अब आगे क्या लिखा हुआ है, आगे एग्जामिनर कह रहा है कि उस पेशेंट को यूरिनरी ब्लैडर में सूडोमोनास नाम के बैक्टीरिया का इंफेक्शन है और ऐसी स्थिति में ब्लैडर को इरिगेशन करना चाहते हैं। तो बेटा ऐसी स्थिति में आपको वहां पर यूज करना पड़ेगा एसिटिक एसिड। तो आप यहां पे ध्यान दीजिएगा, हम लोग सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं और सॉल्यूशंस के अंतर्गत जो नेक्स्ट सॉल्यूशन आप यूज करेंगे वो है एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड जो यूज कर रहे हैं, हमने कहा कि हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं कब, सूडोमोनास इन्फेक्शन अगर किसी भी पेशेंट को यूरिनरी ब्लैडर में है तो हम लोग एसिटिक एसिड का यूज करते हैं। लेकिन ध्यान दें, यहां पर एग्जामिनर आपको अब ये कह सकता है कि व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द एसिटिक एसिड आर यूज फॉर द ब्लैडर इरिगेशन व्हेन ए क्लाइंट हैव सूडोमोनास इन्फेक्शन। तो यहां आपने बताना है 1:400 रेशो में हम लोग यूज करते हैं। 1:400 का मतलब यहां पर यही है कि 1 ml तो आप एसिटिक एसिड लेकर के चलोगे और 400 ml आप यहां पानी लेकर के चलेंगे। तो यह आप ध्यान दें और इस तरीके से सॉल्यूशन को तैयार करते हैं और स्पेसिफाइड सूडोमोनास में हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये देखिएगा अलग अलग प्रकार के सॉल्यूशंस है जिनका उपयोग हम लोग ब्लैडर इरिगेशन में कर रहे हैं। और भी है जैसे KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। देखिए पोटेशियम परमैंगनेट जनरली एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है और उसका भी हम लोग उपयोग कर सकते हैं। और एंटीसेप्टिक जो कि KMnO4 या पोटेशियम परमैंगनेट आप बोल रहे हैं, उसका रेशो भी कई बार एग्जामिनर यहां पूछ सकता है। तो जो KMnO4 आप लोग यहां उपयोग कर सकते हो तो आप इसको भी एज ए सोल्यूशन के रूप में यूज करें। और KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट तो आप यहां बताएं 1:10,000 के रेशो में बेटा आप इसको यूज करें। 1:10,000 मतलब वही 1 ml में 1 लीटर 10,000 तो आप यहाँ पे 10 लीटर पानी डालें और इस प्रकार से इस रेशो को बना सकते हैं। तो ये हम लोगों ने बात की अलग अलग प्रकार के सॉल्यूशंस जो कि ब्लैडर इरिगेशन में बेटा आप यूज करें और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो मैंने आपको यहाँ बताए। चलिए यहां तक हम लोग आ गए हैं। आगे हम लोग बात करना चाहेंगे नेक्स्ट कि जो सॉल्यूशन आप लोग यूज कर रहे हैं इस सॉल्यूशन के तापमान के बारे में, कि भाई ये जो सॉल्यूशन उपयोग किया जा रहा है इसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए। क्योंकि कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है कि सॉल्यूशन का तापमान क्या होगा जो कि हम ब्लैडर इरिगेशन में यूज कर सकते हैं। आप अलग अलग बुक्स पढ़ते हैं, अलग अलग लोग आपको बताएंगे वार्म वाटर यूज कर लो, बॉडी टेम्परेचर यूज कर लो, ठीक है ये हम भी बताएंगे, लेकिन हम कुछ और आगे बताना चाहते हैं। वो क्या है वो आप ध्यान दें। देखिएगा कि जो सॉल्यूशन बेटा हम लोग यूज कर रहे हैं उसके तापमान या टेम्परेचर के बारे में आप बताइएगा कि टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन जो कि ब्लैडर इरिगेशन के लिए बेटा आपको चाहिए। तो सबसे पहले तो आप यहां पर बताओ बॉडी टेम्परेचर, कि भाई बॉडी टेम्परेचर के ऊपर हम लोग सॉल्यूशन को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा आपने यहां पर बताना है वार्म वाटर या वार्म टेम्परेचर आप यहां पर बोल सकते हो। अब ये वार्म और बॉडी टेम्परेचर क्या, तो आप ध्यान दें कि बॉडी टेम्परेचर तो 98.6 जो कि आप 37 डिग्री बता ही रहे हैं, और वार्म जो टेम्परेचर आप यहां बताएंगे इसमें आप 100 डिग्री फ़ारेनहाइट का यूज लेकर के चले। अब ये जरूरत कैसे आ रही है तो बात को सुन ले। अगर एग्जामिनर कहता है व्हाट इज द कॉमनेस्ट टेम्परेचर आर यूज ऑफ सॉल्यूशन फॉर ब्लैडर इरिगेशन, तब तो आपने बॉडी टेम्परेचर बोलना है। लेकिन अगर एग्जामिनर कहता है कि एक पेशेंट है जिसको यूरिनरी ब्लैडर में इंफ्लेमेशन की कंडीशन है,
और ऐसी स्थिति में उस सॉल्यूशन का तापमान क्या होगा जो ब्लैडर इरिगेशन में यूज आ रहा है। तो बेटा वहां पर फिर बॉडी टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, 105 डिग्री, 110 डिग्री, ऑप्शंस बहुत आ सकते हैं, लेकिन आपने वहां पर आंसर देना है जब पेशेंट को यूरिनरी ब्लैडर में इन्फ्लेमेशन हो। तो ऐसी स्थिति में जो सॉल्यूशन ब्लैडर इरिगेशन के लिए आप बेटा यूज करते हो तो उसका तापमान 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। तो बेसिकली हमने यहां बताना चाहा कि अलग अलग सबको पता है, लेकिन एग्जाम में तो आपको अल्टीमेट आंसर देना है, एक ही आंसर देना है, वन वर्ड में आंसर देना है। तो आपको यहां पता होना चाहिए कि हम एक आंसर क्या देंगे। तो मैंने आपको दोनों तरीकों से बता दिया है कि सबसे पहली प्रायोरिटी तो बॉडी टेम्परेचर ही है, लेकिन अगर एग्जामिनर कंडीशन डाल देता है तो आप यहां पे बताएं कि इन्फ्लेमेशन की कंडीशन में हम लोग 100 डिग्री फ़ारेनहाइट जो कि तापमान उस सॉल्यूशन का है उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। चलिए यहां तक हम लोग आ चुके हैं। आगे हम लोग बात करना चाहेंगे कि ब्लैडर जो इरिगेशन कर रहे हैं, ब्लैडर इरिगेशन कौन कौन से प्रकार से किया जा सकता है। जनरली मैं आपको बता दूं कि ब्लैडर इरिगेशन हम बहुत तरीकों से करते हैं, लेकिन बेसिकली जो तो दो तरीके आपको ज्यादातर देखने को मिलते हैं। एक तो है कंटिन्यूअस ब्लैडर इरिगेशन और एक है इंटरमिटेंट ब्लैडर इरिगेशन, जिसको कि एक तो हम सीबीआई मतलब कंटिन्यूअस ब्लैडर इरिगेशन बोल रहे हैं, और कंटिन्यूअस ब्लैडर जो इरिगेशन कर रहे हैं या इंटरमिटेंट जो ब्लैडर इरिगेशन कर रहे हैं, दोनों में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है क्लोज ड्रेन सिस्टम आपने उपयोग करना चाहिए। क्लोज ड्रेन सिस्टम का मतलब है कि यहां पर प्रॉपर असेप्टिक टेक्निक यूज करें, ऐसा सिस्टम यूज लेकर के चले जहां पर एनवायरमेंटल इन्फेक्शन कम होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जब हम कैथेटर लगाएंगे, ब्लैडर इरिगेशन करेंगे तो पेशेंट को यूटीआई या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपने यहां प्रॉपर असेप्टिक टेक्निक यूज करनी है और क्लोज ड्रेन सिस्टम का उपयोग लेकर के चलना है। तो देखिए हम लोग बात कर रहे हैं कि ब्लैडर जो इरिगेशन करते हैं वो मुख्य रूप से आप कितने प्रकार से कर सकते हैं। तो आपने यहां पर बताना है कि टाइप्स ऑफ ब्लैडर इरिगेशन, ब्लैडर इरिगेशन के प्रकार, और प्रकार तो आप दो तरीके से बेटा इसको क्लासिफाई करें। एक तो आपने यहां पर बताना है कंटिन्यूअस ब्लैडर इरिगेशन, कंटिन्यूअस ब्लैडर इरिगेशन आप यहां बोले। दूसरा आप यहां पे कह सकते हो इंटरमिटेंट ब्लैडर इरिगेशन। तो देखिए ध्यान दें, कंटिन्यूअस ब्लैडर इरिगेशन और एक है इंटरमिटेंट। जनरली आप ध्यान दें कि कंटिन्यूअस ब्लैडर इरिगेशन 2 दिन 3 दिन तक भी हम लोग लगातार कर सकते हैं। इंटरमिटेंट जो ब्लैडर इरिगेशन किया जाएगा वो हम लोग 8 घंटे के अंतराल से या डॉक्टर ऑर्डर के आधार पर भी कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, कंटिन्यूअस जो ब्लैडर इरिगेशन या इंटरमिटेंट जो ब्लैडर इरिगेशन, तो बेसिक टाइप यहां कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि नर्सेज रोल, नर्सेज केयर, सॉल्यूशंस और वो ज्यादा महत्वपूर्ण है जो आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो देखिए दो प्रकार हैं जो हम लोग यूज करते हैं। अब इनके अंतर्गत आप ध्यान दें, इंटरमिटेंट अगर हम लोग ब्लैडर इरिगेशन कर रहे हैं या कंटिन्यूअस जो भी कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपने यहाँ आर्टिकल्स कलेक्ट करने पड़ेंगे। आर्टिकल जो कलेक्ट कर रहे हैं उसमें आपने जरूरत पड़ने वाली है वही प्रॉपर सॉल्यूशन चाहिएगा, प्रॉपर आपने कैथेटर चाहिएगा जो कि यूरिथ्रल कैथेटर हो सकता है, और समटाइम्स हम लोग सुप्राप्यूबिक कैथेटर का भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरा भाई आपने ग्लव्स चाहिए, यूरिथ्रा को प्रॉपर क्लीन करने के लिए सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। आईवी स्टैंड आपने यहाँ चाहिएगा, प्रॉपर जेली आपने चाहिएगा, बैग कलेक्शन बैग आपने चाहिएगा, इसके अलावा वेस्ट को कलेक्ट करने के लिए किडनी ट्रे आपने चाहिएगी। अब आर्टिकल्स तो आपको हर प्रोसीजर में लिखे हुए मिल जाते हैं आर्टिकल्स, लेकिन उन आर्टिकल्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो है आपका कैथेटर। तो देखिए ध्यान दें, यहां पर आपने बताना है प्रोसीजर, और प्रोसीजर रिलेटेड हम लोग यहां पर कलेक्ट करना चाहेंगे, या सीधा सीधा आप पहले तो यहां पे लिखें प्रोसीजर। अब देखिए ध्यान से सुने कि अगर हम पेशेंट को ब्लैडर इरिगेशन कर रहे हैं और प्रोसीजर की बात कर रहे हैं, तो कोई भी प्रोसीजर अगर आप परफॉर्म करें तो सबसे पहले यू शुड चेक द डॉक्टर ऑर्डर। डॉक्टर ऑर्डर के बारे में आप देख लें कि डॉक्टर ऑर्डर जो लिखा गया है वो प्रॉपर है भी या नहीं है।
दूसरा आप यहां पर देख लें कि प्रॉपर पेशेंट आइडेंटिफिकेशन जो हम करते हैं उसके अंदर करेक्ट पेशेंट आइडेंटिफिकेशन का सबसे अच्छा तरीका है रिस्ट बैंड, आईडी बैंड है वो आप चेक करें, क्योंकि सबसे कंफर्मेटिव और एक्यूरेट मेथड वही है। कई बार एग्जामिनर, हाँ ये आप जरूर ध्यान दें कि कई बार एग्जामिनर आपको ये कह सकता है कि जो आईडी बैंड आप बांध रहे हैं वो आईडी बैंड बच्चे में कौन सी साइड पर बांधेंगे, एडल्ट में हम लोग कहां बांधेंगे। तो आप ध्यान दें, बच्चों में हम लोग ब्लैक के अंदर बांधते हैं, जबकि जो एडल्ट क्लाइंट है उनके अंदर हाथ के अंदर बांधते हैं आईडी बैंड को। इसके अलावा आगे आपने बताना है नेक्स्ट पॉइंट आप यहां पे बताएं कि सबसे पहले हमने कहा कि डॉक्टर ऑर्डर देख ले, दूसरा हमने कहा कि पेशेंट जो है आप आइडेंटिफिकेशन कर लें, तीसरा पेशेंट आइडेंटिफिकेशन के साथ में आप उसे प्रोसीजर एक्सप्लेन करें। भाई प्रोसीजर एक्सप्लेन जो आप कर रहे हो उसको वहां कारण बताएं कि हम लोग इरिगेशन क्यों करना चाहते हैं। कंप्लीट प्रोसीजर एक्सप्लेनेशन नहीं करना है कि हम पहले हैंड वॉश करेंगे फिर हम ये करेंगे, नहीं, इतनी आपने जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ ये बताना है कि ब्लैडर इरिगेशन करने का हमारा बेसिक मकसद क्या है, ब्लैडर इरिगेशन क्यों कर रहे हैं, इससे पेशेंट को या उस पेशेंट को बोलना है आपको फायदा क्या है। यही हमारा एक एक्सप्लेनेशन होगा। इसका सबसे बड़ा फायदा यही है कि पेशेंट का जो तनाव है, तनाव किससे संबंधित, प्रोसीजर से संबंधित, तो उस तनाव को बेटा हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। इसलिए प्रोसीजर एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ती है। लेकिन एक बात ध्यान दें, ये तो ब्लैडर इरिगेशन कर रहे हैं, एक नर्सिंग प्रोसीजर है, लेकिन अगर किसी भी पेशेंट को कोई सर्जरी होने वाली है तो एज ए नर्स आप कभी भी उस पेशेंट को प्रोसीजर एक्सप्लेन ना करें, क्योंकि प्रोसीजर एक्सप्लेन करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी सर्जन की होती है। तो यहां तक आप बताएं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपने यहां पर बताना है कि जब आपने पेशेंट को प्रोसीजर प्रॉपर एक्सप्लेन कर दिया है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी है, तो उसके बाद आप पेशेंट से कंसेंट कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कंसेंट जो कलेक्ट कर रहे हैं वो आप डॉक्टर के बिहाफ पर कलेक्ट करेंगे, क्योंकि आप यहां पे ध्यान दें कि कंसेंट जो एक रिलेशनशिप होती है वो डॉक्टर की और पेशेंट की होती है। नर्स का काम तो सेवा करना है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी कई बार एग्जामिनर आपको ये जरूर पूछ लेता है कि कंसेंट इज रिलेशनशिप बिटवीन, तो वहां आपने आंसर देना पड़ेगा डॉक्टर एंड पेशेंट, नर्स एंड पेशेंट आपने नहीं बोलना है। चलिए आगे ध्यान दें, जब पेशेंट मानसिक रूप से तैयार हो गया है आप उसे शारीरिक रूप से प्रॉपर प्रिपेयर करें, आर्टिकल्स कलेक्ट करें। तो यहां हम लोग वापस से आ रहे हैं और हम लोग बात कर रहे हैं प्रोसीजर, और प्रोसीजर के अंदर हमने एक एक पॉइंट आपको बताए कि आप यहां पर डॉक्टर ऑर्डर देख ले, आइडेंटिफिकेशन कर ले, जो भी पॉइंट बताए हैं। इसके बाद हम लोगों ने कहा था कलेक्ट आर्टिकल्स। आर्टिकल्स बेटा आप कलेक्ट कर रहे हो और आर्टिकल में जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो एक तो है आपका कैथेटर, या आप बोल सकते हो यूरिथ्रल कैथेटर। अब देखिएगा कैथेटर जो आप लोग यहां यूज कर रहे हैं जनरली 3 वे या ट्रिपल ल्यूमन कैथेटर हम लोग यूज करते हैं। कैथेटर जो आप यूज करते हैं वो आप यूज कर सकते हैं 3 वे, या आप कह सकते हो ट्रिपल ल्यूमन कैथेटर। देखिएगा बेटा ट्रिपल ल्यूमन कैथेटर हम लोग यूज करते हैं। ट्रिपल मतलब उसमें 3 रास्ते हैं। एक रास्ता तो वो है जिसके द्वारा हम लोग फ्लूइड इंसर्ट करते हैं अंदर की तरफ, एक रास्ता वो है जिसके द्वारा हम लोग एनएस या डिस्टिल वाटर पुश करके उस कैथेटर को रिटेन करते हैं, और तीसरा रास्ता वो है जिसके द्वारा जो फ्लूइड आपने अंदर डाला है वो यूरिन के रूप में या बाहर निकलने वाला है। तो इस तरीके से जिस कैथेटर में 3 रास्ते हैं उसे हम लोग 3 वे या ट्रिपल ल्यूमन कैथेटर बोल सकते हैं। प्रॉपर अगर साइज की बात करें तो आपने यहां बताना है 18 फ्रेंच कैथेटर हम लोग जनरली यूज लेकर के चलते हैं। ये फ्रेंच वगैरह के बारे में एग्जामिनर कई बार पूछ लेता है, तो ये भी आप प्रॉपर ध्यान दे सकते हैं। चलिए यहां तक बताएं तो प्रॉपर कैथेटर आप यूज करें। कैथेटर जो जनरली हम लोग यहाँ इरिगेशन में यूज, जनरली तो एडल्ट में 16 फ्रेंच यूज आ रहा है, लेकिन इरिगेशन पर्पज से आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रिपल ल्यूमन है, ये आप बताएं। इसके अलावा और बहुत से आर्टिकल्स है जो आपने यहाँ चाहिए, जैसे कि जेली जो कि वाटर सोल्यूबल होती है, जाइलोकेन 2% जेली आप लोग यूज लेकर के चलते हैं। आईवी स्टेंट मैंने आपको बताया कि सॉल्यूशन हैंग करेंगे तो आपने आईवी स्टेंट की जरूरत पड़ सकती है। इसके अलावा जो सॉल्यूशंस आप लोग यहाँ यूज कर रहे हैं तो सॉल्यूशन का जो अमाउंट है वो भी थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। तो देखिए ध्यान दें
कि कैथेटर आपने यूज किया, कैथेटर के अलावा मैंने आपको बता दिया है वाटर सोल्यूबल जेली चाहिए, ग्लव्स चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए। तीसरा एक पॉइंट और लिख लेते हैं, यहां पर आपने जरूरत पड़ने वाली है एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, जो कि आपको पता है कि ज्यादातर जो हम लोग यूज करते हैं बीटाडीन यूज करते हैं। और इसका उपयोग हम लोग क्यों करते हैं, जिससे कि यूरिथ्रल वाला जो एरिया है जब हम कैथेटर इंसर्ट करें तो उस एरिया को प्रॉपर क्लीन कर सकते हैं। अब देखिए ध्यान दें कि बीटाडीन आपने यहां चाहिए तो बीटाडीन, लेकिन एग्जामिनर का फोकस कॉमन चीजों से ज्यादा उन चीजों पर होता है जिसके अंतर्गत आप अपना कुछ ना कुछ योगदान दे पाए। जैसे अब वो एग्जामिनर आपको अगर कहता है कि कॉमन एस एंटीसेप्टिक दैट आर यूज फॉर क्लीनिंग द यूरिथ्रा बिफोर कैथेटराइजेशन, तब तो बीटाडीन बोल दें। लेकिन आप यहां ध्यान दें, कई बार एग्जामिनर आपको क्या पूछ सकता है, वो ये कह सकता है कि व्हाट इज द कॉमनेस्ट एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन दैट आर यूज फॉर क्लीन द यूरिथ्रा बिफोर कैथेटराइजेशन। इतना पढ़ते ही तो उत्तर ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन आगे आप समझ लें वो कह रहा है व्हेन ए क्लाइंट है इन्फेक्टेड, या आप कह सकते हो व्हेन क्लाइंट है एलर्जी, एलर्जी हो सकती है बीटाडीन से, एलर्जी हो सकती है आयोडीन से। और अगर पेशेंट को बीटाडीन से एलर्जी है, बीटाडीन से आयोडीन से एलर्जी है, तो ऐसी स्थिति के अंदर आप यहां ध्यान दें फिर बीटाडीन यूज नहीं आएगा। WHO रिकमेंडेड सॉल्यूशन जो कि 2.5% या 2.5% क्लोरोहेक्साडीन, जिसको कि आप सेवलॉन भी बोलते हैं, हम लोग उसका यूज कर सकते हैं। तो आप यहां ध्यान दे करके चले, बीटाडीन जनरली यूज आ रहा है, लेकिन यहां पर हम जो 2.5% सेवलॉन या क्लोरोहेक्साडीन सॉल्यूशन है उसका यूज करें कब, जब बीटाडीन क्या है पेशेंट को कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। बीटाडीन से पेशेंट को क्या है बेटा, एलर्जी है, तो बीटाडीन से एलर्जी सस्पेक्टेड है, तो बीटाडीन से एलर्जी सस्पेक्टेड की कंडीशन में हम लोग बीटाडीन ना यूज करके 2.5% क्लोरोहेक्साडीन सॉल्यूशन या 2.5% इज द कंसंट्रेशन ऑफ द सेवलॉन आप यहां पर यूज कर सकते हो। तो चलिए यहां तक हमने कुछ सॉल्यूशन, जो भी रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है वो हम लोग यूज कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो हम ब्लैडर इरिगेशन करना चाहते हैं उसके लिए प्रॉपर पेशेंट की पोजीशन क्या होनी चाहिए। तो देखिएगा पेशेंट की जो पोजीशन हम लोग यहां बताना चाहते हैं, तो डॉर्सल रेकम्बेंट, डॉर्सल रेकम्बेंट वो पोजीशन है जिसमें हम ब्लैडर इरिगेशन करते हैं। ब्लैडर इरिगेशन जो आप कर रहे हो उसके अंदर डॉर्सल रेकम्बेंट क्या है, तो आप यहां ध्यान दें कि पेशेंट सुपाइन पोजीशन में रहेगा, पेशेंट की जो दोनों लेग्स है उसको हम अंदर की तरफ कर लेंगे, फ्लैक्स कर लेंगे, लेकिन दोनों लेग एक दूसरे से पास पास ना होकर एक दूसरे से दूर रहती है। इस प्रकार से जो प्रॉपर पेरिनियल एरिया है वो विजुअलाइज होता है और आसानी से हम लोग कैथेटर को इंसर्शन कर सकते हैं। तो देखिएगा यहां तक हम लोगों ने बताया, आगे आप बताइएगा नेक्स्ट, जैसा कि मैं आपको कह रहा था सॉल्यूशन कितना चाहिए, तो यहां ध्यान दें अमाउंट जो सॉल्यूशन का रिक्वायरमेंट पड़ता है वो आप बताएं। भाई जनरली जो हम लोग यूज करते हैं वो है 150 ml। भाई एक बार में आप ध्यान दें कि 150 ml अमाउंट जो है यहां पर सॉल्यूशन का वो आप लोग यूज कर सकते हो वन टाइम, एक बार में। भाई एक बार का मतलब है कि आपने जो सॉल्यूशन है वो आईवी स्टैंड पे हैंग कर दिया है, आईवी स्टैंड पे टांग दिया है, उसमें से लगभग 150 ml जो सॉल्यूशन है वो आप ब्लैडर में जाने दें। जाने के बाद उसको 15 से 30 मिनट उसको क्लैंप कर दें बाहर से कैथेटर को, जिससे कि जो अंदर फ्लूइड गया है वो कुछ समय रिटेन हो, और रिटेन होने के बाद में वो प्रॉपर रूप से वहां पर जो पस या क्लोट है उसको बाहर निकालने में मदद करेगा। तो आप यह ध्यान दें कि फ्लूइड आप डालें और एक बार में कितना फ्लूइड डालना है, यहाँ सॉल्यूशन डालना है 150 ml डालना है, डाल करके उसको क्लैंप कर दें, वापस से ओपन कर दें और ड्रेन जो बैग है उसके अंदर आप इसको कलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए ये हम लोगों ने बताया एक प्रोसीजर जिसके अंतर्गत आप बताएं। आगे नेक्स्ट और लास्ट आपने यहां पर बताना है कि ये जो प्रोसीजर बेटा आप परफॉर्म कर रहे हैं इसके अंदर नर्सेज रोल बताएं, या आप यहां पे बताएं कि नर्सिंग केयर किस प्रकार से की जा सकती है। तो आप यहां पर ध्यान दें
अब केयर की अगर हम बात करते हैं, भाई हमने कहा सॉल्यूशन चाहिए, ये चाहिए, सब कुछ हम लोगों ने बताया है, लेकिन केयर में आप किस तरीके से ध्यान दें। तो सबसे पहला पॉइंट तो आप यहां पे बताइएगा कि जब हम पेशेंट को कैथेटर लगा करके फिक्सेशन करते हैं, ध्यान दीजिएगा, कैथेटर लगा करके फिक्सेशन करते हैं, तो फिक्सेशन करते समय ध्यान दें कि आप प्रॉपर साइट क्या है, तो आप यहां बताइएगा फिक्सेशन साइट ऑफ कैथेटर, कि कैथेटर जो आपने लगा दिया है, भाई कैथेटराइजेशन की पूरी डिटेल तो जब हम कैथेटराइजेशन पढ़ेंगे उस प्रोसीजर के अंतर्गत मैं आपको अलग से ही बताऊंगा। यहां पर सिर्फ हम लोग बात कर रहे हैं ब्लैडर इरिगेशन। तो ब्लैडर इरिगेशन के अंदर जो आपने कैथेटर लगाया था, ट्रिपल ल्यूमन हमने कहा, उसको प्रॉपर फिक्सेशन करना है, और प्रॉपर फिक्सेशन करना है तो यहां आप ध्यान दें कुछ पॉइंट है कि फिक्सेशन जो कर रहे हैं उसकी क्या पूछी जा रही है बेटा, आपसे साइट पूछी जा रही है, और साइट के अंतर्गत सबसे पहले आप ध्यान दें लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई बोल सकते हैं। दूसरा आप यहां पे बता सकते हैं अपर थाई बोल सकते हैं, और तीसरा आप कह सकते हो एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ थाई। तो देखो ध्यान दें तीनों ही सही हैं, लेकिन जब एग्जामिनर पूछता है तो हमें यह प्राथमिकता का पता होना चाहिए। अब कैसे, तो ध्यान दो, अगर एग्जामिनर कहता है व्हाट इज द कॉमनेस्ट साइड वेयर नर्स शुड फिक्स टू द कैथेटर, तो सबसे कॉमन है लेटरल एस्पेक्ट, लेकिन ध्यान दे लेटरल नहीं है तो अपर थाई बोले, अपर नहीं है तो एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ आप थाई बोल सकते हो। ये प्रायोरिटी बेस्ड फिक्सेशन है, इसके द्वारा हम फिक्स, और तीनों ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन आप ध्यान दें, अब ये तीन चीजें भी मैंने आपको बता दी, लेकिन कई बार एग्जामिनर की तो आदत, मैंने पहले भी कहा था कि एडवांसमेंट है, आगे चल के पूछता है, वो आपको ये कह सकता है व्हाट इज द साइट वेयर नर्स शुड फिक्स टू द कैथेटर व्हेन ए क्लाइंट हैव द फ्रैक्चर ऑफ द फीमर, कि पेशेंट को फीमर का फ्रैक्चर है, और फीमर का फ्रैक्चर है तो वो कहां उस कैथेटर को फिक्स करेगा। इसका मतलब कि ना तो लेटरल अपर कहीं पर फिक्स नहीं कर सकता, तो जो लोअर एब्डोमन है उस लोअर एब्डोमन पर आपने कैथेटर को फिक्सेशन करना पड़ेगा, और वही आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न और पॉइंट है जो एग्जामिनर आपको पूछ सकता है। इसके अलावा केयर करते समय आप ये भी ध्यान दें, जो ड्रेनेज बैग आपने लगाया है इट शुड बी बिलो, हैंग आप कहां करें भाई, जो आपने बैग यूज किया है जिसके अंदर आप लोग इसको कलेक्ट करेंगे, हम लोग बात कर रहे हैं केयर, उस पेशेंट की केयर कर रहे हैं जिसको कि आपने इरिगेशन करना है, किया है। तो यहां आप ध्यान दें कि नेक्स्ट आप बताएं कि ड्रेन बैग should be hang below the level of urinary bladder, सॉरी हाँ यूरिनरी ब्लैडर बेटा आप बोल सकते हो कि जो ड्रेनेज बैग आपने बेटा लटकाया है वो ड्रेनेज बैग ब्लैडर से नीचे की तरफ होना चाहिए, हैंग नीचे की तरफ करना है, क्यों, जिससे कि ग्रेविटी मेंटेन हो पाए, और ग्रेविटी मेंटेन होगी तभी किसी भी कैविटी से फ्लूइड को रिमूव किया जा सकता है। यहां आप ध्यान दें टाइम टू टाइम आपने प्रॉपर रूप से पेरिनियल जो एरिया है उसको क्लीन करना है, या यूरिथ्रल मीटस को क्लीन करना है। यूरिथ्रल मीटस को क्लीन करने के लिए भी आप बीटाडीन यूज कर सकते हैं। बीटाडीन नहीं है तो आप वहां पर एंटीसेप्टिक सोप एंड वाटर का यूज कर सकते हैं। दोनों ही कंडीशन पूछी जाती है, प्राथमिकता बीटाडीन को यूज करें, लेकिन बीटाडीन ऑप्शन में नहीं है तो एंटीसेप्टिक सोप और वाटर के द्वारा यूरिथ्रल मीटस को आप क्लीन करें, जिससे कि पेशेंट को यूटीआई से बचाया जा सके। ये वो प्रोसीजर है जिसमें सर्जिकल एसेप्सिस का आपने यूज करना है, प्रॉपर सर्जिकल हैंड वॉशिंग आपने यूज करनी है। इसके अलावा आपने यहां पर बता करके चलना है नेक्स्ट, और नेक्स्ट पॉइंट आप यहां पे ध्यान दीजिएगा कि केयर हम कर रहे हैं, आपने प्रोसीजर किया, लेकिन प्रोसीजर के अंतर्गत आपने सब कुछ बताया, लेकिन एक लास्ट पॉइंट मैं आपको यहां बता देना चाहूंगा। मान लीजिए एग्जामिनर आपको कहता है कि व्हाट इज द ऑब्जर्व बाय द नर्स फॉर चेक द इफेक्टिवनेस
ऑफ ब्लैडर इरिगेशन, कि ब्लैडर इरिगेशन आप कर तो रहे हैं लेकिन उसकी इफेक्टिवनेस का पता आपको कैसे चलेगा। तो आप ध्यान दें कि जब तक क्लियर सॉल्यूशन या क्लियर फ्लूइड यूरिथ्रा से या ब्लैडर से बाहर आने नहीं लग जाए तब तक आपने ब्लैडर को इरिगेट करना है, और जब क्लियर सॉल्यूशन या क्लियर फ्लूइड बाहर आने लग जाएगा तो वो इस बात को इंडिकेट करेगा कि ब्लैडर आपका पूरे तरीके से इरिगेट हो चुका है, क्लीन हो चुका है, और ये ही आपकी इफेक्टिवनेस को बताने का काम करता है। इसके बाद लास्ट में आपको यहां और बताना चाहूंगा कि जब आपका प्रोसीजर पूरा हो जाए तो ऐसी स्थिति में आप ब्लैडर को आसानी से रिमूव कर सकते हैं। ब्लैडर को जब आप आप यहां पर कैथेटर को रिमूव कर सकते हैं। ध्यान दें कि कैथेटर को जो आप बेटा यहां रिमूव करना चाहते हो तो ऐसी स्थिति में भी आपको एग्जामिनर कई बार प्रायोरिटीज बोल सकता है, पहले क्या करेंगे बाद में क्या करेंगे। तो आप यहां ध्यान दें कि जब हम कैथेटर को रिमूव करना चाहते हैं, कैथेटर को जब बेटा आप रिमूव करना चाहोगे तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले तो आप यहां देख लें कि आपके द्वारा किया गया प्रोसीजर प्रॉपर इफेक्टिव है या नहीं है। दूसरा, आप इसके बारे में जानकारी डॉक्टर को दे सकते हो, और जो आपने कैथेटर फिक्सेशन के लिए अंदर जो बैलून था उसके अंदर एनएस फ्लश किया था, एनएस पुश किया था, उसको आपने पहले डिफ्लेक्ट करना है। तो सीधा सीधा मतलब यही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप कह सकते हो डिफ्लेक्ट टू द बैलून ऑफ कैथेटर, कि कैथेटर जो है उसके बैलून को डिफ्लेक्ट करें, यह आपकी फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी है जब हम कैथेटर को रिमूव करना चाहते हैं। दूसरा पॉइंट आप यहां पे ध्यान दें, कई बार एग्जामिनर आपको यह भी कह सकता है कि जब हम कैथेटर को रिमूव कर रहे हैं तो नर्स मरीज को क्या सलाह देगी। तो आपने यहां बताना है कि जब हम कैथेटर को रिमूव करें तो यू शुड इंस्ट्रक्ट टू द पेशेंट फॉर डीप ब्रीथ होल्ड फॉर 5 सेकंड। भाई हम जब कैथेटर को रिमूव करें तो मरीज को आपने सलाह देनी है कि डीप ब्रीथ लेकर के लगभग मिनिमम 5 सेकंड तक होल्ड करें, और इसके दौरान आप कैथेटर को रिमूव कर दें। लेकिन आप यहां यह भी ध्यान दें कि आपने जो डीप ब्रीथ एक्सरसाइज की मरीज को सलाह दी है वो सलाह देने का फायदा क्या है। तो ये जो डीप ब्रीथ आपने वहां मरीज को बोला है होल्ड करने के लिए, इसके द्वारा यूरिथ्रल स्फिंक्टर रिलैक्स हो जाएंगे और आसानी से आप पेशेंट को कैथेटर को रिमूव कर सकते हैं। तो आपने यहां पे बताना है इंस्ट्रक्ट टू पेशेंट फॉर डीप ब्रीथ एंड होल्ड। भाई आप ध्यान दें, पेशेंट को डीप ब्रीथ को और होल्ड करवाना है। मैंने आपको बता दिया है कि डीप ब्रीथ जो हम लोग होल्ड करवा रहे हैं उसका सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि इट विल रिलैक्स टू द यूरिथ्रल स्फिंक्टर। यूरिथ्रल स्फिंक्टर रिलैक्स होंगे और आसानी से कैथेटर को रिमूव किया जा सकता है। चलिए कैथेटर को आपने रिमूव कर दिया है, आगे आप ध्यान दे करके चलिए नेक्स्ट कि जब कैथेटर आप रिमूव करें तो कई बार पेशेंट को ड्रिबलिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है। आप ध्यान दें कि जब हम कैथेटर रिमूव करते हैं तो ड्रिबलिंग मतलब बूंद बूंद करके यूरिन टपक सकता है, और वो इसलिए होता है कि आपने जब पेशेंट को लंबे समय कैथेटर लगाया है तो कई बार आप देखते हैं, ध्यान दें, कई बार आप देखते हैं कि वहां पर स्फिंक्टर डायलेट हो जाते हैं। स्फिंक्टर डायलेट हो जाने की स्थिति में वहां पर कुछ समय के लिए पेशेंट को ड्रिबलिंग शुरू हो जाती है। ऐसी स्थिति में आप मरीज को वहां पर प्रॉपर एक्सरसाइज बताएं जिससे कि पेल्विक फ्लोर या पेरिनियल मसल्स की स्ट्रेंथ इंप्रूव हो सके, और वो एक्सरसाइज आपकी कीगल एक्सरसाइज कहलाती है। कई बार एग्जामिनर ये भी कह सकता है कि एक पेशेंट है जिसको कि आपने कैथेटर रिमूव किया और कैथेटर रिमूव करने के बाद में अगर पेशेंट आपको कंप्लेंट कर रहा है ड्रिबलिंग, तो नर्स उसको क्या सलाह देती है, क्या उसका मैनेजमेंट होना चाहिए। तो मैनेजमेंट जो बेसिकली होगा वो उसका कीगल एक्सरसाइज है। कीगल एक्सरसाइज के अंदर हम लोग पेशेंट है उसको कई बार सुपाइन में लेटा कर दोनों टांगों को ऐसे चलाएं जैसे साइकिल चला रहे हैं, या इसके अलावा आप दोनों टांगों को ऊपर करें, नीज को अंदर फ्लैक्स करें और दोनों थाई के बीच में एक पिलो को रख के उसको प्रेस करवाएं, जिससे कि द्वारा पेल्विक फ्लोर मसल्स की स्ट्रेंथ वापस आ सकती है।
तो ये हमारा बेसिक टॉपिक था जिसे हम ब्लैडर इरिगेशन कह सकते हैं। इसके अलावा कुछ कॉम्प्लिकेशंस है जो मैं आप लोगों को जब कैथेटराइजेशन पढ़ाऊंगा उससे संबंधित बताऊंगा। तो बेसिक कॉम्प्लिकेशंस तो वही है तो कैथेटर के अंतर्गत आपने बताए। तो आज हम लोग इतना ही बात करना चाहेंगे बेटा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू।